मैंने केस की फाइल को अच्छी तरह से देख लिया है शारदा जी। शारदा देवी, सारे सबूत आपके बेटे के खिलाफ है। केस जरा मुश्किल है। मुश्किल केस तो तब होता वकील साहब जब मैं झूठ को सच साबित करने को कहती, मगर मैं तो सच को सच साबित करने की उम्मीद लेकर आई हूं। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे का केस लड़ूं तो मेरी फीस होगी 25,000 रुपए। 25,000? ज्यादा है तो मैं कुछ सस्ते वकीलों के नाम देता हूं। नहीं, मेरे बेटे की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि मैं उसे दांव पर लगा दूं। आप केस की तैयारी कीजिए, रुपयों का इंतजाम हो जाएगा। 25,000 रुपए? बुरा मत मानना शारदा बहन, पर इतनी बड़ी रकम आप कैसे चुकाऊंगी? बरसों से हम अपनी फसल का अनाज तुम्हारे यहाँ बेचते आए हैं। अगली फसल पर रकम काट लेना। अगली फसल? कौन जाने अगली फसल होगी कि नहीं। बरसात रुक सकती है, सूखा पड़ सकता है, कीड़े फसल को बर्बाद कर सकते हैं, और फिर कृष्णा भी तो नहीं है खेतों की देखभाली के लिए। क्षमा करना शारदा बहन, ऐसे में इतनी बड़ी रकम देना हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है। भगवान झूठ ना बुलवाए शारदा बहन, आज सोने में तो खोट हुए है। ये क्या कह रहे हैं आप लाला जी? वही जो सच है। ये जेवर को 25,000 में गिरवी तो क्या, अगर कोई खरीदेगा भी तो घाटा खाएगा। मैं ज्यादा से ज्यादा 10,000 दे सकूं। लाला जी, बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ, कुछ कीजिए। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। एक रास्ता है, अगर आप अपनी जमीन गिरवी रख सको तो उसके 25,000 तो क्या मैं 50,000 दे सकूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। सोच लीजिए शारदा बहन, जमीन बेटे की जिंदगी से बढ़ के ना हुए है। कृष्णा बच गया तो सब ठीक हो जाएगा, वरना भगवान झूठ ना बुलवाए। लाला जी ने ठीक कहा शारदा, चिंता की क्या बात है। तुम जमीन गिरवी रख रही हो, बेच थोड़ी रही हो। कृष्णा छूट गया तो अगली फसल पर कर्ज की रकम चुकाकर अपनी जमीन छुड़ा लेना। अगर उससे कुछ हो गया तो ये जमीन किस काम की? उसकी जिंदगी बर्बाद करके खुद को माफ कर सकोगी तुम? नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये लीजिए 25,000 रुपए और खुशी खुशी जाकर अपने बेटे को बचा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी। काम हो गया? बिल्कुल हो गया सरकार, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। शारदा देवी बेटे के प्यार में ऐसी पागल हुई कि बगैर देखे जमीन बेचने के कागज पर अंगूठा लगा गई। शाबाश, ये लो अपनी चालबाजी की कीमत। उठाओ कलम और जमीन के कागजात हमारे हवाले कर दो। बेचारी शारदा देवी, जमीन तो हाथ से गई, अब बेटा भी अदालत से बच नहीं पाएगा। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम कृष्ण प्रसाद यादव ने न सिर्फ मीरा के साथ बलात्कार किया, बल्कि उसका और उसके चश्मदीद गवाह असलम शेख का भी कत्ल किया। लिहाजा यह अदालत मुजरिम कृष्ण प्रसाद यादव को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। नहीं नहीं जज साहब, ये गलत है, यह अन्याय है। मैंने असलम और मीरा का खून नहीं किया। ये ठाकुर और जटाशंकर की चाल है। जटाशंकर ने मीरा का बलात्कार किया और सारा इल्जाम मेरे माथे पर ठोक दिया। जज साहब, मुबारक हो जटाशंकर जी, आप फांसी के फंदे से बच गए और आपका भी रास्ता साफ हो गया। अब आप शारदा देवी की जमीन पर आराम से कब्जा कर सकते हैं। बेशक। रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। ये क्या हो रहा है ठाकुर? दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है? हम अपनी जमीन का कब्जा ले रहे हैं। ये तुम्हारी नहीं हमारी जमीन है, फौरन निकल जाओ यहाँ से। निकलना तो तुम्हें पड़ेगा शारदा देवी, क्योंकि इस वक्त तुम बगैर इजाजत हमारी जमीन पर खड़ी हो, उस जमीन पर जो तुमने हमें 25,000 रुपए में बेच दी थी। बिल्कुल नहीं, मैंने जमीन 25,000 रुपयों में लाला के यहाँ गिरवी रखी थी, बेची नहीं थी।
लगता है बेटे के सदमे ने तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर कर दी है। ये देखो वो अंगूठा जो रुपया लेते वक्त तुमने इस कागज पर लगाया था, और इसमें यह लिखा है कि तुमने जमीन गिरवी नहीं रखी बल्कि हमें बेची है। हरामजादे, मक्कार कमीने कहीं के, ये तुम्हारे और मक्कार लाला की चाल है, साजिश है जमीन छीनने की। मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। इस बदतमीज औरत को बाहर भेज दो। निकल जाओ। लगता है ये पागल हो गई है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ये मुझसे अपने आप को संभालो शारदा बहन, चलो घर चलते हैं। संभल के वहां ले चलो। जी। बैठाओ इन्हें। हाँ एक गिलास पानी लेके आ रिया। जी, लेकर आता हूं। शारदा मां, पानी। दोस्तों, कौन नहीं कहता कि हिंदुस्तान में अनेक धर्म, वर्ग, रंग, जात हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। हमारा ये कॉलेज खुद हिंदुस्तान की एक छवि है। यहाँ अनेक जात, धर्म, वर्ग, भाषा के स्टूडेंट्स आते हैं और हिंदुस्तान के भविष्य की तस्वीर में रंग जमाते हैं। तो लीजिए पेश है आज की शाम आजाद हिंदुस्तान की अनेकता में एकता के नाम हमारा प्यार भरा नमस्ते जी। क्या हुआ अर्जुन? किसका ताल है? सब ठीक तो है ना? मां नहीं रही। भैया, अर्जुन, भैया। कृष्णा, अपना धर्म पूरा करो। भैया, इतना कुछ हुआ आपके और मां के साथ और आपने मुझे खबर तक नहीं की। क्या मैं कोई गैर था? क्या आपने मुझे अपने दुख में शरीक होने का मौका तक नहीं दिया? ऐसा कुछ नहीं है पगले, ये तेरी पढ़ाई का आखिरी साल है और हम नहीं चाहते थे कि इसमें कोई रुकावट आए। और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। साल भर की फीस तो तू जमा कर चुका है, खर्च का इंतजाम मैं जैसे तैसे कर लूंगा। तू कॉलेज वापस लौट जा, तुझे बापूजी का सपना पूरा करना है, हम सबका सपना पूरा करना है। जरूर करूंगा भैया, लेकिन इस वक्त मुझे कॉलेज लौट जाने के लिए मत कहिए। इन हालात में मैं पढ़ाई कैसे करूंगा जब मेरे दिल दिमाग में सिर्फ एक ही आग भड़क रही है, बदलाव बदलाव बदलाव। तू क्या समझता है, बदले की आग मेरे सीने में नहीं सुलग रही है, लेकिन दुश्मन की चालाकी का जवाब हमें चालाकी से देना होगा। इंसान के न्याय ने उनका साथ जरूर दिया है, मगर भगवान का फैसला अब भी बाकी है। भगवान? कहां है भगवान? अब इस दुनिया में सिर्फ शैतान बसते हैं, शैतान। देख अर्जुन, यह संसार एक कभी न खत्म होने वाली महाभारत की कथा है। हर युग में
यहाँ कहीं ना कहीं कोई दुर्योधन, कोई शुगनी मामा पैदा होते हैं अधर्म और अत्याचार का जहर फैलाने के लिए, और हर युग में यहाँ कहीं ना कहीं कोई कृष्ण, कोई अर्जुन पैदा होते हैं उनके पापों का अंत करने के लिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में पहले अधर्म और अत्याचार का पलड़ा भारी जरूर लगता है, लेकिन भगवान उनकी ऐसी कोई कमजोरी जाहिर कर देता है कि अंत में विजय धर्म और सत्य की होती है। हमें भी दुश्मन की ऐसी कोई कमजोरी के जाहिर होने का इंतजार करना पड़ेगा। अरे पूनम, तुम अभी तक यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? लगता है वक्त की रफ्तार जिंदगी को भूल गई है। जब से अर्जुन गए हैं सब कुछ थम सा गया है। न जाने किस हाल में होगा वो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। चलो। आओ। हाय बेबी। रास्ता छोड़ो बिल्लू। आज हम रास्ता छोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें अपने दिल का रास्ता दिखाने के लिए आए हैं जाने मन। जिंदगी में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जहां अकेलापन भी हो, साथ भी हो और हम तुम आमने सामने भी हो। ये बकवास बंद कर लो। छोड़ो मुझे। जाने मन। छोड़ो। बहुत सताया तुमने जाने मन। बंद कर दो इसे यही। सजू, सलीम, मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। कोई फायदा नहीं पूनम, आपके जाना इतना आसान नहीं। प्रिंसिपल साहब, बिल्लू और उसके साथी पूनम के साथ ऊपर लाइब्रेरी में बदतमीजी कर रहे हैं। जल्दी चलिए सर प्लीज। पकड़ो से। स्टॉप इट। बिल्लू, रमेश, सरजू, बैक करो। आई सेड स्टॉप इट। हट जाओ पीछे। ले जाओ इनको। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? जी। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये कॉलेज है, कोई गुंडों का अड्डा नहीं है ये। शुक्र करो मैं तुम लोगों को पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी कॉलेज में पुलिस का आना उसके नाम पर धब्बा है। लेकिन तुम लोगों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम सबको इसी वक्त एक्सपेल करता हूं। गेट आउट। ले जाओ इन लोगों को। निकल जाओ। आई एम सॉरी पूनम। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेटी, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नो सर, इट्स ओके। मैं रंगीला के साथ चले जाऊंगी। ठीक है रंगीला, टेक केयर। क्यों बे साले चमचे, कॉलेज में बहुत होशियारी झाड़ रहा है। हाँ? मारो साले को। चुप कर। छोड़ दो बिल्लू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं उसे मत मारो। पकड़ के रखो इसे। बिल्लू सुनो, छोड़ दो उसे। छोड़ दो। हरामजादे, तूने हमें कॉलेज से एक्सपेल करवाया था, है ना? हा? ले, हम तुझे तेरी जिंदगी से एक्सपेल किए देते। नहीं बिल्लू, नहीं। भागने न पाए।
जिंदा है, इसे फौरन अस्पताल ले चलो। उठाओ। ये तो लफड़ा हो गया बिल्लू। हाँ, पूनम होश में आते ही सब कुछ बता देगी। अब बचने की एक ही तरकीब है, तुम फौरन गांव चले जाओ। हाँ, वहाँ तुम्हारे बाप की धाक जमी है, वहीं से लफड़े को सुलझा सकते हैं। ठीक। अबे बेवकूफ, तुझे शहर भेजा था पढ़ने के लिए या खून खराबा करने के लिए? कमाल करते हैं आप। डैडी, आप ही तो कहा करते थे कि ठाकुर अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल देते हैं। मैंने भी वही किया, तो इसमें गलत क्या है? खामोश, गलती का बच्चा। हेलो। रुकिए दादा, आपके लिए दारोगा जी का फोन है। हाँ दरोगा जी, भाई हम तो खुद आपको फोन करने वाले थे, कहिए। अरे वो सब छोड़िए ठाकुर साहब, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। शहर से डीआईजी साहब आए हैं छोटे ठाकुर की गिरफ्तारी का वारंट लेकर। क्या? ठाकुर साहब वो हवेली की तरफ आ रहे हैं। देखिए मेरी बात जरा गौर से सुनिए, भलाई इसी में है कि आप छोटे ठाकुर को कहीं पर छुपा दीजिए। अगर वो डीआईजी साहब के हत्थे चढ़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। काली जी, तुम फौरन बिल्लू को अपने साथ लेकर शिकार घर की तरफ रवाना हो और कुछ दिनों तक सख्त पैरे में वहीं छुपा कर रखो। मगर क्यों? क्यों? इसलिए कि शहर से डीआईजी आपकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया है। अब यहां से जल्दी निकलिए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। जाइए। जी। जी, चले थे ठकुराई झाड़ने। ठाकुर साहब घर पर हैं? जी साहब, आइए आइए, वो रहे। आदाब ठाकुर साहब। आदाब। मैं डीआईजी हिदायत अली खान हूं। फरमाइए। मुझे अफसोस है, मेरे पास आपके बेटे का अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट? क्या किया है उसने? अपने स्टूडेंट साथी का कत्ल। कहाँ है वो? शहर, कॉलेज में। मगर हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो यहाँ आया है। वो यहां नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए हमारी हवेली की तलाशी ले सकते हैं। वो तो हम लेंगे ही। हवलदार, तलाशी लो। आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए, आइए। शुक्रिया। तशरीफ लाइए। कुछ ठंडा पीजिएगा या गर्म? जी नहीं शुक्रिया। माफ कीजिएगा डीआईजी साहब, हमारा बिल्लू ऐसा लड़का नहीं है जो किसी का कत्ल करेगा। ठाकुर साहब, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों में नेकी और शराफत की झलक देखते हैं, और यही वजह है कि उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है। क्या ये पर्दा कानून की आंखों पे नहीं डाला जा सकता? क्या मतलब? आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अच्छी तरह, और यह भी समझ गया हूं कि आप जानते हैं कि आपका बेटा कातिल है, वरना उसके जुर्म पर पर्दा डालने के लिए आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश नहीं करते। ये रिश्वत नहीं है हुजूर, इसे नजराना समझ लीजिए। ठाकुर शमशेर सिंह, पुलिस वालों की बाबत तुम्हारा ये तजुर्बा कुछ गलत किस्म के खुदगर्ज अफसरों से ताल्लुक रखता है, मगर डीआईजी हिदायत अली खान की वर्दी बिकाऊ नहीं है, समझे तुम? अगर मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तुम्हें रिश्वत देने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं। तुम्हारी इस हरकत को एक बाप की कमजोरी समझकर माफ किए देता हूं। आइंदा कानून की बेइज्जती कभी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। साहब, हवेली में तो कोई नहीं है। ठाकुर साहब, मैं आपके बेटे को गिरफ्तार करने आया हूं और करके रहूंगा। खैरियत इसी में है कि उसकी खबर मिलते ही मुझे इत्तला कर देना, वरना खुदा हाफिज।